हेलो एवरीवन, आप लोग को एसविन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आप तमाम छात्र छात्राओं को मैंने मुगल काल के इससे पहले वीडियो को मैंने आपको दिखाया, जिसमें कि आपने देखे कि मुगल काल के ऐसे सारे शासक जिन्होंने कि मुगल काल में अपनी शासन सत्ता और जिस प्रकार से उन्होंने अधिकार किया, अपने राज और अपने क्षेत्रों का विस्तार किया और किस प्रकार उन्होंने शासनकाल को चलाया। उन्हीं में से ये आता है तीसरा वीडियो, जिसमें कि तीसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे मुगल काल के जो कि सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला, जिसका नाम अकबर है। आज मैं इन्हीं अकबर के बारे में जानने वाला हूं। मुगल काल के ये तीसरे शासक जो कि अकबर का अपना जो राजकाल और जिस प्रकार इसका आधिपत्य चला और अपने क्षेत्रों का जो विस्तार किया, किस प्रकार इन्होंने किए, मैं इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। चलते हैं बच्चों, बिना देर किए हुए। बहुत सारी इसकी कथाएँ हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ पाएंगे इसकी जहाँ तक कार्यकर्ता और जहाँ तक इन्होंने कार्य किए और इससे भी अधिक इसके किए हुए कारनामे हैं। इन्होंने 50 साल लमसम अपना कार्य क्षेत्रों में और अपना राज्य शासन कालों में विस्तृत करने के लिए इन्होंने शासन किया है। मैं इसके बाद भी और एक वीडियो आएगा जो कि अकबर का ही पार्ट 2 आएगा। अकबर का ये पहला और अकबर का दूसरा भी पार्ट आएगा। अकबर के विशेष इनकी बहुत सारी है, जिसमें कि आपको इनके द्वारा किए हुए, जैसे कि जनताओं के लिए उन्होंने क्या क्या किया, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। धर्म के बारे में और क्या क्या है इसका, जिन्होंने की सेवा दिया, इनके बारे में मैं इनका प्रमुख और विशिष्ट जानकारी लेंगे इस वीडियो में भी, और इससे जो दूसरा वीडियो आएगा उसका भी। मैं तमाम उन छात्र छात्राओं को कहना चाहूँगा कि अकबर से जानने से पहले मुगल काल के जो सबसे पहले हैं बाबर को देखना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, और बाबर के बाद हुमायूं को जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप इससे पहले उसको देख लें, तब इसको समझने में बहुत मज़ा आएगा। चलते हैं हम बाबर के अपने कहेंगे कि बाबर कैसे एक पुश्तैनी, बाबर का एक वंश, बाबर का एक अंश जो कि अकबर है, इन्हीं अकबर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जानेंगे कि अकबर ने किस प्रकार से अपने क्षेत्रों में विस्तार किया है। सबसे पहले मैं बात करूं कि अकबर का जो शासनकाल रहा वो आपका 1556 से लेकर के 1605 तक रहा, जिसमें कि इसका पूरा नाम आपको पता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। अकबर का जो पूरा नाम है वो क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। अकबर का जो शासनकाल रहा पूरा विस्तृत है। 50 साल तक इन्होंने लमसम क्या करे, अपना कार्य अपने क्षेत्रों में अधिक दिनों तक कार्यरत रहे और शासन स्थापित किया। बात है कि इसकी जो उम्र की सीमा है ये 14 साल की उम्र में, समझिए, एक मोटा मोटी समझना है कि अकबर का जो शासनकाल रहा वो कहा जाता है कि पिताजी के मृत्यु के बाद ही, देखिए इसकी उम्र नहीं थी मतलब कि राज को चलाने का, लेकिन अकस्मात ये घटना हुई कि हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को इसका क्या रहा, उत्तराधिकारी बनना था, जिनके कारण कम ही उम्र में अकबर को उत्तराधिकारी बनना पड़ा, जिसके कारण अपने राजपाट जो कि बैरम खां उनके प्रधानमंत्री थे, जो कि अंगरक्षक रहे, इन्होंने उसी के संरक्षण में रह करके, बैरम खां के संरक्षण में रह करके अकबर ने अपना शासन और सत्ता को चलाया। और अपने उम्र तक जब तक कि उनकी उम्र 18 साल तक ना हुआ तो उन्होंने अपने आधिपत्य में खुल करके अपना कार्य योग्य नहीं रहा। मैं इन्हीं के बारे में विस्तृत से एक एक करके आपको हम समझाएंगे। चलते हैं बिना लेट किए हुए एक एक परिचय को, और जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से प्रमुख होता, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इन प्रश्नों को लेकर के हम आप लोग को बीच उपस्थित हुए। चलते हैं बच्चों, एक एक करके इनके परिचय को हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसका क्वेश्चन आता है कि अकबर का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना होगा जहरुद्दीन, देखिए जलालुद्दीन, यहाँ पे आपको दिया गया है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम था। कभी कभी हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि अकबर का पूरा नाम क्या है, तो हम लोग को क्या बताना होगा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। बहुत सुंदर है, जो कि आपको देख रहे हैं कि इसका शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा। लमसम उन्होंने 50 सालों तक अपने शासनकाल को क्या किया, स्थापित करके रखा और अपने क्षेत्रों में पूरा भौकाल मचा कर रखा था। देखिए क्या क्या है। इसका परिचय के रूप में हम लोग जानते हैं। परिचय क्या है? परिचय यह है कि इनका जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ये कहा जाता है कि
अमरकोटा का, जो कि अमरकोटा का एक राजा था जिसका नाम था राणा वीर साल। क्या नाम था? राणा वीर साल था। और ये जब कहा जाता है कि हुमायूं जिस समय दिल्ली यहाँ से भारत और पाकिस्तान और इसी के बीच में एक आता है अफगानिस्तान के जाने के क्रम में, जिसमें निर्वासित होकर के ये जा रहे थे, उसी के क्रम में ये राणा वीर साल के महलों में ही इसका जन्म हुआ था। किसका? अकबर का। तो अकबर का जन्म आपको याद हो गया होगा, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, याद रखिएगा, ये इसका जन्म हुआ था। तो जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? अमरकोटा के राणा वीर साल के महल में। देखिए इसके पिता का नाम, इसका पिता का नाम तो आप जान ही रहे हैं, पिता का नाम, इसका दादा का नाम भी आप जान रहे हैं नहीं? चलिए, पिता का नाम इसका हुमायूं था। पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम थी। और ये इसके भाई कौन थे? हमीदा बानो बेगम जो थी, ये कौन था आपको पता है? इसके हुमायूं के जो कि भाई के जो गुरु थे, उसी की ये पुत्री थी। कौन? हमीदा बानो बेगम। उसी से इसका शादी हुआ था, जिसके कारण यहाँ देखिए आपका माता का नाम हमीदा बानो बेगम, उनके भाई के गुरु की एक पुत्री थी। उसी पुत्री से इन्होंने शादी किया था। किसने? हुमायूं ने उसके भाई के गुरु की पुत्री से शादी की थी, जिसका नाम हमीदा बानो बेगम है। राज्याभिषेक जान ही रहे, जैसे मैंने बताया, उनके पिताजी के मरने के उपरांत समझिए कि अकस्मात घटना घटी, उसका सीढ़ी से गिर जाना, हुमायूं का सीढ़ी से गिर जाना अपने पुस्तकालय से, जिनके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के कुछ क्षणों के बाद राज्याभिषेक हुआ। याद रखना बहुत सुंदर है। आप देखिए 14 फरवरी, जो कि आपको पता है कि 14 फरवरी और कब? 1556। ये कौन सा युद्ध था? पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था, जिसमें कि आपको पता है कि 1556 और ये द्वितीय पानीपत का दूसरा युद्ध और 14 फरवरी 1556 ईस्वी को यहाँ पर कहाँ पर एक कलानौर, ये कहाँ भाई? दिल्ली के पंजाब में, दिल्ली और पंजाब में, ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली के पंजाब में इसका हुआ था। थे हम लोग थे कि राज्याभिषेक कहने का मतलब था कि इसके पिताजी के मरने के उपरांत इसको जस्ट ही आपको समझ में ये बात आना चाहिए कि ये राज्याभिषेक जो हुआ, राज्य को चलाने के लिए जो इसको सीट दिया गया, वो कब दिया गया था? 14 फरवरी और 1556 ईस्वी को। ध्यान देना है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और ये कहाँ है भाई? कलानौर, ये दिल्ली और पंजाब जो है उसके वहाँ बात है। अब आता है प्रधानमंत्री जो है वो एक आपको याद रखना है कि उसका जो देख रेख और निगरानी में जो था वो कौन था? बैरम खां था। कौन था? बैरम खां। और बैरम खां को उन्होंने अपने पूरे मतलब कि क्षेत्र में इसको एक प्यार से क्या नाम कहा जाता था? इसको प्यार से खान बाबा का नाम भी दिया था। ये कौन थे? ये आपको पता है, होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये अकबर के कौन थे? एक संरक्षक रहे। कब तक संरक्षक रहे? जब तक कि वह अपने पूर्ण खुल करके शासन के लिए नहीं निकल गए थे, अर्थात वह पूर्ण अपने शासनकाल तक का वो संरक्षण, मतलब एक तरह से अंगरक्षक हो गया। ठीक है, कौन? बैरम खां, इसका एक प्रधानमंत्री रहा। अब देखिए इन सारी बातों में, इन सारे अकबर के सारी चीज़ों को बात की जानकारी लेने के लिए एक विशिष्ट पुस्तक जिसका नाम था अकबरनामा। क्या था? अकबरनामा था। अकबरनामा से इसका अकबरनामा का जो लिखा है किसने है? अबुल फजल ने। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। अकबर के बारे में विशेष जानकारी कहाँ से मिलती है? अकबरनामा से। और इसका लिखा किसने है? अबुल फजल ने। और ये मिलता कहाँ पर? आईने अकबरी के 3रे अध्याय में आपको मिलेगा। आईने अकबरी का 3रे अध्याय में इसका बारे में विशेष जानकारी मिलेगा। अब बात आता है बैरम खां का संरक्षण का क्या रहा? बैरम खां के संरक्षण के ही क्षेत्रों में कौन? अकबर का राजपाट रहा। कब तक? जब तक वह पूर्ण सैनिक मतलब पूर्ण रूप से एक योद्धा ना बन गया। किसमें? एक शासन करने योग्य। देखिए बैरम खां जो था अकबर का मात्र 14 वर्ष की आयु में बादशाह बना। देखिए बना, आपको बता ही है कि 14 साल की उम्र में से बादशाह बनना पड़ा, क्योंकि इसके पिताजी डेट कर गए थे। उत्तराधिकारी बना। अतः वह आरंभिक जीवन में बैरम खां का क्या रहा? बैरम खां के संरक्षण में रहा। उनका देख रेख करने वाले कौन थे? बैरम खां थे। कौन थे? बैरम खां थे। अब बात आता है कि बैरम खां जो रहे, अब बात आता है पानीपत के बारे में बात करते हैं। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध, पता है कि 1526 में प्रथम युद्ध, जिसमें कि आप कौन कौन लड़ा था? बाबर और
इब्राहिम लोदी दोनों थे। और यहाँ पर क्या है, पानीपत का ये दूसरा युद्ध हुआ जिसमें कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था, देखिए इस युद्ध में अकबर जब पंजाब में तब तक आदिल शाह के सेनापति हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसे सूबेदार, जो कि सूबेदार का नाम था तादी बेग, क्या नाम था, तादी बेग को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। देखिए अकबर यहाँ कहा गया है कि अकबर जब पंजाब में था और आदिल खां के सेनापति हेमू ने दिल्ली पर क्या कर चुका था, अपना अधिकार बना लिया था। अधिकार बनाने के बाद वहाँ के एक सूबेदार थे, उसी सूबेदार जिसका सूबेदार का नाम था तादी बेगम ने इसको हरा दिया और दिल्ली पर उन्होंने क्या किया, हेमू ने पूरा अपना क्षेत्र विस्तृत कर लिया। और जाकर के इतने में जब अकबर वहाँ जो यहाँ पर पंजाब में जो थे वहाँ पर अकबर के पास जा कर के तादी बेगम ने क्या कहा कि वहाँ हम लोग नहीं जीत सकेंगे, अपना क्षेत्र विस्तृत नहीं कर पाएंगे और तभी से नहीं कर पाएंगे, जो कि अकबर को थोड़ा क्या आता है, गुस्सा आता है। उसका जो अंगरक्षक थे, कौन थे, बैरम खां को इस बात को लेकर के गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के कारण इसको क्या किया गया, मार दिया था। गुस्से में आकर किसको मार ही दिया। तो किसको मार दिया, तादी बेगम को मार दिया। क्यों, क्योंकि उसको आक्रोश लग गया कि मेरा इतना सेनापति रहते हुए भी तुमको अभी तक इतना क्या नहीं हो पाया, अपना कमांड नहीं हो पाया कि हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। और ये हेमू से आकर के क्या हो गया था, मतलब हार गया था। वही हारने के कारण ये अकबर को भी जाकर के बता दिया कि आप नहीं जीत पाइएगा, मतलब हम लोग का क्षेत्र नहीं जीत पाएगा। इसी आक्रोश में आकर के इसको तादी बेगम को क्या कर दिया था, मार दिया था। अब देखिए बैरम खान ने इसको जो मारा, अब बात आ जाता है हेमू का। हेमू कौन था भाई, हेमू एक नमक व्यापारी था। और यही व्यापारी जो थे, नमक व्यापारी, इसको अधिक मतलब अपने क्षेत्र में जा करके बढ़ चढ़ करके जो सारे क्षेत्रों को सही तरह से उन्होंने घूम करके जो देखा था ना, इसको एक कमजोरी पता चल गया था, जिसके कारण वहाँ के लोग, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, हेमू मुगल काल का एकमात्र हिंदू शासक था। हेमू था कौन, तो आपको ये पूछा जाता है कि हेमू कौन था, तो आपको बताना होगा कि मुगल काल में ही एक ऐसा शासक था जो कि हिंदू का भी था। हिंदू का भी कौन था, एक शासक था जिसका नाम क्या था, हेमू था। देखिए हेमू था एकमात्र हिंदू शासक था जिसे कि दिल्ली पर अधिकार किया था। उसने इस अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की थी। जब दिल्ली पर उन्होंने क्या किया था, अपना आधिपत्य जमा लिया था, अपना अधिकार जमा करके चला जो रहा था। ये ऐसे शासक थे जिन्होंने कि दिल्ली पर अपना सत्ता को स्थापित करके ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और ये विक्रमादित्य जो उपाधि धारण की थी, ये 14वां व्यक्ति था, 14वां शासक था जो कि दिल्ली पर अधिकार करके उसको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 14वां शासक रहा था, जो कि अब आपको बता दें कि 5 नवंबर 1526 के युद्ध में हेमू और अकबर के बीच, किसके बीच में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में युद्ध हुआ। हेमू और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ था, देखिए अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था के बीच में युद्ध हुआ और हेमू के आंख में तीर लग जाता है। जब इनके बीच जब युद्ध हो रहा था, हेमू का अकबर का जो सेनापति कौन था, बैरम खां था। तो बैरम खां और हेमू के बीच जो युद्ध हो रहा होता है, उसी युद्ध के दरमियान बैरम खां ने क्या करता है, अपने तीर से किसको, हेमू को आंख में ही तीर लग जाता है। जैसे आंख में तीर लग जाने के कारण उसका जो रथी होता है, वह रथी का चारों तरफ से एक कटघरा की तरह होता है ना, उसी कटघरे में वो क्या होता है, आपका मूड़ी गिर जाता है। जैसे गिरता है तो हेमू का जो सेनापति होते हैं, हेमू का जो सेना सब होता है, वो उसने भगदड़ मच गया। कि भगदड़ क्या मच गया कि हमारे मालिक को ही, हमारे शासक को, हमारे निरीक्षक को ही हमारा जो नियंत्रण करता था, उसी को क्या लग चुका है, तीर लग चुका है। अब हम लोग क्या हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, जिनके कारण हेमू का क्या हो गया, दरदर स्थिति होने के कारण हेमू बेचारा गिर पड़ता है और वो पराजित हो जाता है। पराजित होने के कारण क्या होता है, बैरम खान उसको खींच करके कहाँ ला लेता है, अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में तो बैरम खान ने क्या करता है, अपनी तलवार से लेकर के उसका गर्दन ही छोप के गिरा देता था, छोप के गिरा दिया। और जिनके कारण उसका क्षेत्र क्या हुआ, परास्त हुआ। और अकबर का दिल्ली पर भी अपना क्या हुआ, आधिपत्य स्थापित हो गया। इसी अकबर का स्थापित होने के कारण वहाँ का साम्राज्य, पूरा क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र इन्होंने अधिक लंबा तक क्या किया, पूरा विस्तृत कर लिया था। इसी विस्तृत के कारण वहाँ का जो शासनकर्ता और वहाँ का अपना आधिपत्य अकबर के हाथों में आ गया था। चलिए इसके बाद मैं आप लोग को आगे की ओर अग्रसर कराता हूँ। बात आता है कि आंखों में तीर लगने पर, यहाँ लिखा हुआ देखिए, बैरम खान ने हेमू के सिर काट लिया था। बैरम खान ने उसका सिर क्या कर दिया, काट लिया था। जिसके काटा क्यों काटा भाई जी, आपको पता ही कि क्यों काटा होगा, क्योंकि इसके साथ युद्ध हो रहा था।
चलिए उसके राजकुपाट को ही क्या कर लिया, अपना अधीनता में ला लिया था। देखिए बात करते हैं हम यहाँ पर, बैरम खान ने जब हेमू का सिर काट दिया था। अब बात आता है इसी प्रकार दिल्ली पर उसका अकबर का क्या बन गया, अपना शासन स्थापित कर लिया होगा। अरे जहाँ पर जिसका क्या होगा, पूरा राज उसके राजा को ही क्या कर लिया, गिरा दिया। इसी प्रकार ना उसका शासन हो चलता था, इसी तरह आगे बढ़ता गया, जैसे बढ़ता गया। 1556 से लेकर के 60 तक में बैरम खान ने एक संरक्षक तक रहा था, उसका अंगरक्षक रहा बैरम खां का एक वाजिर की भी उपाधि दिया था। वाजिर की भी उपाधि किसे दिया था, बैरम खां को। देखिए बैरम खां जो थे, इसका भी अपना क्या रहा, शासनकाल रहा, अपना भी इसी के साथ सहयोग दिए। इनका जो सहयोग रहे यहाँ पे लिखे हैं कि बैरम खां की मृत्यु कब हुई थी, 1560 ईस्वी में। 1560 ईस्वी में मैं बात करता हूँ कि बैरम खां की जो रिलेशन में है, और रिलेशन क्या, ये इसका अंगरक्षक जो रहे उसी में एक अकबर का जो कि लालन पालन किया था, एक दाई माँ थी। वह दाई माँ कौन थी, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। कहता है अकबर का कुछ सरदार। एक बात बताते हैं, अकबर जो थे ये इनके जो बैरम खां थे, बैरम खां एक दूसरा मुसलमान था, और यहाँ का जो अपने अधिपत्य में जो मुसलमान थे उससे क्या था, कट्टरवादी था। मतलब दोनों का जो एक तरह से मैच होना चाहिए वो मैच नहीं होता था, जिनके कारण बैरम खां से भी क्या होता रहता था, बार बार झगड़ा होता रहता, युद्ध होता रहता था। और धीरे धीरे जो अंगरक्षक के क्षेत्रों में बैरम खां का वर्चस्व भी बढ़ता जा रहा था, जहाँ तक कि लोगों में यह भगदड़ मच चुकी थी, अकबर शासन नहीं करके बैरम खां शासन कर रहा है। तो बैरम खां कौन है भाई, अकबर का तो कोई है नहीं, अकबर का तो कोई है ही नहीं, तो बैरम खां कैसे शासन करता है। लोगों में इस तरह का भगदड़, अपनी शासन अपनी शक्ति का उन्होंने क्या करने लगा, थोड़ा दुरुपयोग भी करने लगा था। और लोग शासन से और अकबर से नहीं डर करके बैरम खां का अधिपत्य से, बैरम खां का जो अधिकार था उसी से लोग को डर लगने लगा था। अब तो भाई अलग होने लगा, शासक कौन है, अकबर है, तो डर किससे रहा, बैरम खां से। तो इस तरह को अकबर को भी क्या लगने लगा था, थोड़ा एलर्जी और थोड़ा ऐसा होने लगा था कि इस बैरम खां को हमको हटाना पड़ेगा, अपने क्षेत्र से हटाना होगा, नहीं तो इन्होंने ही अपना विस्तार क्या कर लेगा, फैला लेंगे, और मेरा कुछ अधिपत्य नहीं होगा। इसी में आगे चल करके उन्होंने क्या कर दिया, बैरम खां को बोला कि भाई तुम ऐसा कर दो कि तुम चले जाओ मक्का मदीना। कहाँ चला जाओ, मक्का मदीना। मक्का मदीना जाने से पहले इससे क्या होगा, एक युद्ध हो गया। मक्का मदीना जाने से पहले ही एक युद्ध हुआ। वो क्या हुआ, अकबर की सेना ने चारों तरफ इसको घेर लिया था, घेर लिया। और जब घेरने के कारण इसका क्या हुआ, इसी के अकबर और बैरम खां से युद्ध हुआ। अकबर और बैरम खां के जो युद्ध हुआ, इसी को क्या कहा, तिलवाड़ा का युद्ध। देखिए आप लिखा, तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। और इसी तिलवाड़ा के युद्ध में क्या हुआ, बेचारा बैरम खां हार गया। बैरम खां जो हार गया तो अब अकबर है, तो अकबर ने जब बैरम खां तो मार नहीं देगा, क्यों नहीं मारेगा, क्योंकि इसका सब दिन अंगरक्षक रहा था। सब दिन थोड़ा होता है ना कि भाई जिसका खाया हुआ रहता थोड़ा सा लगता है। उसी तरह बैरम खां ने जब इसका, बैरम खां का जब अकबर ने हराया, अकबर ने बैरम खां को हराया, तो अकबर को क्या लगा, अरे सब दिन तो मेरा क्या रहा, अंगरक्षक रहा, भाई इसको काहे भगाएंगे, काहे काट देंगे इसका भी गर्दन। तो इन्होंने उसको रहम खाया और 3 इसको क्या दिया, विकल्प दिया। 3 विकल्प क्या दिया कि भाई तुम ऐसा करो, किसी राज्य का तुमको क्या बना देते हैं, कोई शासक बना देते हैं, तुम रहोगे यहाँ पे। तो फिर उसको फिर एक विकल्प भी दिया। दूसरा विकल्प क्या बोला, तुम मेरा किसी सुरक्षा एक सलाहकार बन जाओ, एक सुरक्षा सलाहकार बन जाओ। दूसरा और तीसरा क्या बोला, तुम ये सब कुछ नहीं करो, सीधा मक्का मदीना चले जाओ, वहाँ शांति से अपने क्षेत्र में रहना। तो इसी के दरमियान जब वो मक्का मदीना की, उन्होंने सब कुछ नहीं बोला कि हमको किसी राज्य का, हमको क्षेत्र नहीं चाहिए, ना मैं किसी क्षेत्र का मतलब सुरक्षा का अंगरक्षक बनूंगा। और तब तीसरा विकल्प इन्होंने सोचा कि हम सीधा मक्का मदीना निकल जाएंगे। इसी वक्त में मक्का मदीना ये निकल जाता है। और मक्का मदीना जिस समय निकलता है तो उसी समय एक मोहम्मद क्या है इसका, उसी समय एक मुबारक खां, उसी समय मुबारक खां कौन है भाई, मक्का मदीना के जाने के क्रम में एक पटन जो गुजरात में है, वहीं के एक मुसलमान थे, जो मुसलमानों ने, जिसका नाम मुबारक खां था। मुबारक खां ने बैरम खां के साथ युद्ध हो गया, जिसमें कि बैरम खां को मुबारक खां ने क्या कर दिया था, मार दिया था। उसका अंत हो गया। ये समय कब था, 1560 चल रहा था, 1560 चल रहा था। देखिए इस प्रकार से यहाँ तक आपने देखा कि बैरम खां अफगान का था। ये अफगान का था, कौन, मुबारक खां अफगान का था, इसका हत्या हो गया। अकबर ने बैरम खां की, अब देखिए जब हुआ, बेचारा कौन, बैरम खां मर गया। बैरम खां कौन था, अकबर का सेनापति संरक्षक था। उन्होंने इसको इस तरह से भेजा। बेचारा मरने के बाद उसकी जो पत्नी थी, वो पत्नी के साथ अकबर ने क्या कर लिया, उसको अपने अधीन में ले लिया, अर्थात उससे विवाह कर लिया। किसने,
अकबर ने। किसको? अपने सेनापति के पत्नी से। देखिए कर लिया, उनको विवाह कर लिया, विधवा थी वह, विधवा मर जाएगा तो विधवा हो जाएगा। उसका नाम क्या था? सलीम बेगम। उस सलीम बेगम से क्या कर लिया? विवाह। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, और उसकी शिक्षा दीक्षा दिलाया और अपने ही शासन क्षेत्र में, अपने ही अधीन में, अपने ही अधिकार में उसको ले लिया था और उसे शिक्षा दीक्षा दिला करके आगे चल करके किसका उपाधि दिया था? देखिए खान खाना का उसको उपाधि दिया था। खान खाना का उपाधि दिया था किसने? अकबर ने। देखिए अब आता है कि भाई पर्दा शासन। क्या आता है? पर्दा शासन। ऐसे भी आपको लगता होगा पर्दा का बात आता है तो महिलाओं की बात आती है, पर्दा का बात आता है तो महिलाओं का बात। इसी को पेटीकोट का कहा जाता है। देखिए पेटीकोट शासन 1560 से लेकर के 1564 तक इसका शासन चला था। इसमें क्या था? महिलाओं के लिए ज़्यादातर वर्चस्व महिलाओं का शासन के लिए लेकर के था। इसी में से आता है कि इसकी दादी इसका देखिए दाई माँ जो थी धाम माँ अनगाह थी, उसी का एक पुत्र था। देखिए यहाँ पर है ना, उसी का एक पुत्र था जिसका पुत्र का नाम क्या था? आदम खां, और पुत्री का नाम जीजी। और जीजीअन का प्रभाव में अकबर था। और अकबर का जो रहा, देखिए अकबर का जो रहा, आदम खां ने इसने मालवा को, देखिए आदम खां जो था वो मालवा को क्या कर लिया? मालवा को लूट लिया। कब लूटा था? 1561 से 62 में लूट करके वो अधिकांश भागों में क्या किया? अपना वर्चस्व बनाया। और आदम खां को क्या कर दिया? मृत्युदंड दिया गया। कब? 1562 में ही। कौन ने? किसने दिया था? दाई माँ ने। देखिए क्या क्या कर दिया? ये इनकी मृत्यु। इसके उपरांत में ही 1564 तक यह पर्दा शासन जो रहा वो पुनः क्या हो गया? खत्म हो गया। पर्दा शासन जो रहा उसका पुनः समाप्त हो गई। इसमें आता है अकबर का साम्राज्य का विस्तार। अकबर ने किस प्रकार से अपने क्षेत्रों का क्या किया? विस्तार किया, उसको देखिए। अकबर ने मालवा पर क्या किया? 1561 में वह एक बाज बहादुर को आदम खां ने पराजित किया और सारंगपुर पर अधिकार किया और वह चूनागढ़ भी निकले। और चूनागढ़ को भी 1561 तक वह आसफ खां के किलों को क्या किया? जीत लिया। आसफ खां के किलों को भी जीत लिया। देखिए कहा जाता है कि उस समय इतना सारा था ना, उसका किला का जो चाबी होता था ना वो भी सोना का बना होता था। देखिए चाबी। अब देखिए क्या कहता है? गोंडवाना का क्षेत्र। ये गोंडवाना का जो है वीर नारायण जी की माता दुर्गावती, कहा जाता है इसका नाम दुर्गावती इसलिए रखा गया था कि 8वीं के दिन इसका जन्म हुआ था। दुर्गा पूजा का जो 8वीं होता है ना, इसी 8वीं में इसका जन्म हुआ था, जिसका नाम इसका दुर्गावती नाम रखा गया था। चलिए बात आता है, दुर्गावती ने इसका नेतृत्व कर रहा था और 1664 ईस्वी में इसका किले मुगलों ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। उसका जो पूरा किला था गोंडवाना का वह पूरा अधीन मुगल के शासनकाल में आ चुका था। अब आता है क्या? राजस्थान का राजपूत। अब देखिए कहा जाता है कि इसका शासनकाल इसलिए अलग था, मतलब कहा जाता है लेकिन ये कहाँ तक सत्य है? देखिए कहता है कि राजपूत, ये अकबर का जो शासनकाल इसलिए अलग रहा क्योंकि अपने धर्म से अलग धर्मों में जाकर उन्होंने क्या किया था? विवाह कर लिया था, जिनके कारण इसको कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा क्या है, कहता है कि राजा भारमल का जो था बिहारीमल ने क्या किया था? एक स्वच्छता से अधीनता को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। अर्थात ये राजपूत जो थे, राजपूत ने इसका जो शक्ति को देख करके, जैसे कहिए आप, इसका जो अपना रणनीति को देख करके उन्होंने क्या कर लिया? इसके अधीनता में आने के लिए स्वीकृत हो गया। युद्ध करना नहीं चाहा, बोला इसके अधीनता में आ गया, जिसके कारण उसका जो सुने होंगे जोधा अकबर का नाम सुने होंगे, जोधा अकबर। और एक नाम था बाई, जोधा बाई, और एक हरका बाई और एक जोधा बाई। जोधा बाई से उन्होंने क्या कर लिया था? अकबर का विवाह किया। अकबर से विवाह हुआ। अब देखिए मेवाड़ का क्षेत्र आता है। किसका क्षेत्र आता है? मेवाड़ में क्या हुआ? इस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? जिस समय इसका अकबर का शासनकाल चल रहा था उस समय मेवाड़ में इस समय चित्तौड़ का शासन कौन कर रहा था? उदय सिंह। कौन सिंह कर रहा था? उदय सिंह कर रहा था। और 1567 ईस्वी में अकबर ने आक्रमण किया और 1572 ईस्वी में राणा प्रताप शासक बना और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मान सिंह और आसफ खां और राणा प्रताप
ये हमीद खां 1597 में राणा प्रताप की मृत्यु के बाद तक अमर सिंह ने उसका शासक वहाँ का मेवाड़ का बना रहा। उसके बाद वाली बात जो आता है वह मेवाड़, देखिए मेवाड़ का एक रणभौर का किला और एक मारवाड़ का मुगल सल्तनत के अधीनता में हो गई, जिसमें कि गुजरात के कुछ क्षेत्रों को भी 1572 में अकबर ने स्वयं को गुजरात पर आक्रमण किया और वह सूरत को भी जीता और 1573 में वह पुनः गुजरात में क्या किया, विद्रोह को दबाया। उसके बाद आता है बिहार और पंजाब के क्षेत्रों का बात, जिसमें कि 1574 से लेकर 76 तक दाऊद खां के विरुद्ध में एक मुनीम खां ने अकबर से क्या क्या आक्रमण किया, जो कि काबुल, कश्मीर, सिंधु, उड़ीसा और बलूचिस्तान, कंधार आदि पर उन्होंने क्या किया था, विजय प्राप्त किया। दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र है वो देखिए कौन कौन सा, खानदेश, दौलताबाद और अहमदनगर और दूसरा बात आता है आसीगढ़ और उसके अधिकार में आ गया, सब अकबर का अधिकार है। अहमदनगर का जो नेतृत्व कर रहा था वहीं का एक मुस्लिम थी जिसका नाम चांद बीबी थी। उन्होंने 16 साल के उम्र में वहाँ का नेतृत्व कर रहा था। देखिए आसफगढ़ के उसका एक पुत्र था 3 साल का, वो भी उसके शासनकाल में थे। हाँ, यहाँ पर देखिए जो कि आसीगढ़ अकबर का अंतिम आक्रमण था। अंतिम आक्रमण मतलब कहा जाता है कि अकबर का जो अंतिम युद्ध हुआ था यही युद्ध था। आसीगढ़ का युद्ध जो था अकबर का अंतिम युद्ध था। देखिए का अंतिम युद्ध था, ये कब हुआ था, 1601 में हुआ था। 1601 में हुआ था। इनका मृत्यु जो हुआ था अक्टूबर 1605 ईस्वी में आगरा में, जो कि आगरा में इसकी मृत्यु हुई और सिकंदराबाद में इसको दफनाया गया था। प्यारे बच्चों, मैं आप लोग से बहुत उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और आप अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। इसका पार्ट जो है अकबर का ही दूसरा पार्ट आप लोगों के बीच में उपस्थित होगा लेकर के, जैसे कि आप में इसमें देखें कि बहुत एक एक करके मैं ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया हूं और आपने समझे। मैं बहुत सारे वीवीआई पॉइंट को लिख करके आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। मैं जल्द ही अकबर का दूसरा पार्ट लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। मैं इस वीडियो से आज के लिए विदा।